गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, कॉलेज के टाइम पे अगर हम लोग एचपीएस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर भी लेते हैं तो एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि एचपीएस एग्जामिनेशन, जैसे मैंने कई सारे अपने वीडियोस में बोला भी है, टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन है। कई सारे स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, कई सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व हैं, और लगातार आप समझिए कि प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी है। तो इतनी सारी स्टेजेस होने की वजह से हर स्टेज की तैयारी का तरीका डिफरेंट है। तो ये एक टाइम टेकिंग एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को जितना जल्दी हम लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट करें और सिंसियरली प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, हम इसमें अपना टाइम बचा सकते हैं, जो कि प्राइमरीली कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वाला जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। इसी के लिए मैं एक स्टडी प्लान लेकर आया हूं। सेल्फ स्टडी के द्वारा भी, जैसे हम लोग दोनों ही चीजें काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं कि कोई एस्पिरेंट, और हर साल ऐसा हिमाचल में होता भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इस एग्जामिनेशन को निकालते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सारे विद्यार्थी नहीं भी निकालते हैं। जो लोग नहीं निकाल पा रहे, वो अच्छी तैयारी करने के बाद भी, अच्छी मेहनत करने के बाद भी ना निकालने के पीछे जो कारण निकलता है वो लैक ऑफ डायरेक्शन या क्लैरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन है। आज के इस वीडियो में, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट है जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सेल्फ स्टडी के माध्यम से एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी को करना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम स्ट्रेटेजिकली देखेंगे कि तैयारी को जब हम लोग करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस रियलिस्टिकली हमको फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो इस वीडियो से दोनों चीजें, चैलेंजेस जॉट डाउन करना या पेन डाउन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई दफे होता है कि आपके दिमाग में 3 चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर पूरी तैयारी को देखा जाए तो चैलेंज 7-8 निकल के आते हैं। आपको आने वाले चैलेंजेस जैसे जैसे तैयारी में गहरा उतरोगे उसके बाद रियलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं पहले ही ये चैलेंजेस आप लोगों के सामने बता देता हूं ताकि आप इनको पेन डाउन करके, जॉट डाउन करके लिस्ट कर दो कि ये सारे चैलेंजेस हैं जो इस तैयारी में आपको फेस करने पड़ेंगे। राइट, तो इसी में शुरू करते हैं। सबसे पहला चैलेंज है कि इस पूरी तैयारी में कई सारे बच्चे, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जिन बच्चों से मेरा लगातार इंटरेक्शन होता है, तो डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट है। कोई इंजीनियरिंग का है, कोई कॉमर्स का है, कोई आर्ट्स का है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है। हमें समझना पड़ेगा कि ये एग्जामिनेशन ना तो नीट जैसा है, ना ये आईआईटी जैसा एग्जामिनेशन है, जेई जैसा एग्जामिनेशन है। कई सारे अच्छे, देखो इस एग्जामिनेशन में वो बच्चा फेल नहीं होता जो तैयारी को भी बहुत लाइटली कर रहा था, एकेडमिक भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, वो बच्चा इस एग्जामिनेशन में नहीं फेल हो रहा क्योंकि उसका लाइफ में वैसे भी कुछ नहीं बनना था, आगे भी कुछ नहीं बनना है। इस एग्जामिनेशन में जो फेल होता है, हमेशा अच्छा ये चीज याद रखना, ब्राइट स्टूडेंट फेल होता है। तो फेल होने का मतलब क्या है? ब्राइट स्टूडेंट जिसकी पॉसिबिलिटी थी इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की, जिसका पोटेंशियल था इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का, अगर वो गलत दिशा में बहुत लंबे समय तक तैयारी करने की वजह से एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो उसका फेलियर ये कंसिडर्ड होगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही रेलिवेंट है जिनको एटलीस्ट हार्ड वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं है, जिनको 10 घंटा पढ़ने को बोलो तो पढ़ लिया जाएगा, बस दिशा की जरूरत है। तो इसी के लिए इस एग्जामिनेशन को सबसे पहली जो हम लोग अप्रोच करते हैं, हम इसको जेई जैसा समझते हैं, नीट जैसा समझते हैं, जिसमें लिमिटेड सब्जेक्ट है। देखो, इन एग्जामिनेशन को निकालना आसान है क्योंकि इनमें सब्जेक्ट लिमिटेड है। दूसरा, ये केवल एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, कोई मेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। तो इस एग्जामिनेशन को हम कैसे एचएस से कंपेयर करें? तो एचएस के अंदर आप देखोगे 15 से 16 सब्जेक्ट्स हैं। अगर सी सेट को भी मिला दिया जाए तो आपको समझना पहले पड़ेगा कि वास्ट सिलेबस है, डाइवर्स है। एक तरफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और एक तरफ प्योर आर्ट्स जो है, हिस्ट्री की भी बात हो रही है, एक तरफ आप साइंस की भी बात कर रहे हो और मैथमेटिक्स की भी बात कर रहे हो। तो इतना सारा डाइवर्सिटी है। सी सेट जैसा पेपर है और आर्ट्स के भी सब्जेक्ट रखे गए हैं और साइंस के भी रखे गए, तो डाइवर्सिटी है। हर बच्चे का हर सब्जेक्ट के अंदर उतना अच्छा एप्टीट्यूड भी नहीं हो सकता, उतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट हर सब्जेक्ट में उतना ज्यादा नहीं होगा, तो वो सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी नहीं कर पाते हो। तो हमें समझना पड़ेगा कि हर सब्जेक्ट को उतनी ही गहराई से और उतनी ही गंभीरता से इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो इस पर्टिकुलर चैलेंज जो आता है शुरू में तैयारी करते वक्त, एज कम है, जोश ज्यादा है, हमें नहीं पता चलता यार इतने सारे डाइवर्सिटी के सब्जेक्ट आएंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम वी कीप ऑन रियलाइजिंग कि यार डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा है, ये तो हो ही नहीं रहा, इस सब्जेक्ट में तो इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। वहां पे हमारा हॉल्ट आ जाता है और तैयारी में एक बहुत बड़ी अड़चन हमें पैदा हो जाती है। तो इसलिए पहले ही तैयार रहिए कि डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए, दूसरा है कि इसी एग्जामिनेशन में हमें समझना पड़ेगा, ये एग्जामिनेशन हाईली कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब सिंपल है, डेटा के ऊपर बात कीजिए। डेटा का मतलब है इस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में इस साल 32,000 बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। माना जा रहा है कम बच्चों ने फॉर्म को फिल किया क्योंकि सीट्स कम थी, इन फ्यूचर ये बच्चा बढ़ेगा। 32,000 ने फॉर्म को फिल किया, 16,000 बच्चा पेपर को देने पहुंच गया। 16,000 में से भी जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है लेकिन 220 के आसपास बच्चा था जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया।
तो ये कितना परसेंटेज है? केवल 1.5% के आसपास बच्चा प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता है। मेंस के अंदर केवल 16 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई, मात्र 16 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई है आउट ऑफ 220। तो कितना कम रेशियो है। इन 16 में से भी जो रैंक आई है केवल 7 बच्चों की रैंक आई है। तो ये कॉम्पिटिटिव क्यों है? 16,000 बच्चे जो पेपर देने पहुंचे उनमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन है। अगर रेशियो निकालोगे तो 0.01% का भी सक्सेस रेट नहीं है। तो ऐसे पेपर को हमें पहले ही क्लियर होना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव पेपर है, आप बहुत ब्राइट हो सकते हो, लेकिन आप जैसे ब्राइट बच्चे हिमाचल में 3, 4, 500 हैं और उन ब्राइट ऑफ द ब्राइटेस्ट में से भी 7 का सिलेक्शन हो रहा है। तो इट इज अ वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसलिए इस एग्जामिनेशन को बहुत गंभीरता से और क्लैरिटी ऑफ थॉट से तैयार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इस एग्जामिनेशन में एक और महत्वपूर्ण बात है जो याद रखने लायक है, मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व है। मींस नेचर ऑफ प्रिपरेशन आपकी बदलेगी। एक इसके अंदर प्रीलिम्स है, फिर इसके अंदर मेंस है जो कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, टेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग आना चाहिए। प्रीलिम्स के अंदर आपको प्रिसीजन का गेम है, एमसीक्यू को प्रिसाइजली करना आना चाहिए। अगर आप प्रिसाइजली नहीं कर रहे हो तो एक कठिनाई है। थर्ड स्टेज इसके अंदर पीटी, पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में क्लैरिटी ऑफ थॉट भी होना चाहिए, हम्बल भी हो, जेनरस भी हो, आपका बिहेवियर अच्छा हो, कंडक्ट अच्छा हो, बॉडी लैंग्वेजेस अच्छी हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा हो, वॉइस का टोन बहुत अच्छा हो। ये सारी चीजें यहां जज की जाती है। तो मींस ये एक डिफरेंट स्टेज है जो आज तक आपने कभी फेस ही नहीं करी थी। तो समझना पड़ेगा कि इस एग्जामिनेशन में मल्टीपल स्टेजेस इन्वॉल्व है, हर स्टेजेस को डिफरेंटली डील करने की आवश्यकता है। फिर इसमें जो सबसे बड़ी समस्या है, जो ये बाकी के अभ्यर्थी, मैंने लिखा था कि 16,000 बच्चों में से आप ये मान के चलिए कि 10% बच्चा तो ऐसा होगा जिसमें पोटेंशियल होगा, जो सीरियस होगा। इस 1600 में से भी रैंक केवल 7 बच्चों की आई है, बाकी बच्चों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्शन का इशू था। मेहनत तो करी होगी, 1600 बच्चे हो, कम से कम अच्छा बच्चा होगा, तो उसका भी क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्शन। मैक्सिमम बच्चे लैक ऑफ डायरेक्शन की कमी की वजह से इस एग्जामिनेशन में फंबल कर जाते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम इस एग्जामिनेशन को रैंडम और हैपहैजर्ड वे में अप्रोच करेंगे तो हम भी बाकी विद्यार्थियों की तरह 3 से 4 मिनिमम ईयर्स गवा के इस एग्जामिनेशन से निकलेंगे, जिसमें हमारा ऑल्टरनेट करियर भी कॉम्प्रोमाइज होगा। लास्ट पार्ट है कि तैयारी कोचिंग से करें या सेल्फ स्टडी से करें। इसके लिए मैं एक थॉट प्रोसेस बना दूंगा, आज का एक प्लान बना दूंगा। आपने देखना है यार ये घर पे अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो सेल्फ स्टडी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगे नहीं ये कोई करवा दे तो फास्ट भी हो जाएगा और मेरे को लगातार हैंड होल्डिंग मिलेगी, तो कोचिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों आप लोगों को खुद ही इसके लिए अपना देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा प्रोसेस इसमें बेहतर रहता है। राइट, अब हम देखेंगे, ये तो प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम्स के लिए हमने लिखा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कि इन प्रॉब्लम्स में वे आउट क्या है। सबसे पहला वे आउट है क्लैरिटी। अभी तक जो मैंने आपसे बात करी, इससे मैंने आपको एग्जामिनेशन में एक इंसाइट दे दी। यू कैन इजीली पीप थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ द थिंग इज कि हमें अब एंड टू एंड प्लानिंग करनी है। हमें प्रीलिम्स के बारे में भी सोचना है, मेंस के बारे में भी सोचना है, इंटरव्यू के भी बारे में सोचना है, और एंड टू एंड 2 साल का प्लान ऑफ एक्शन अपना तैयार होना चाहिए। तो 2 साल के प्लान ऑफ एक्शन से तैयारी को करेंगे। दूसरा, हमें आइडेंटिफाई करना है कि सोर्स क्या हूं, स्टडी मटेरियल हमारा कहां से आएगा, हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहां से करनी है, हमें मेंस आंसर राइटिंग कहां से करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को सोर्स को आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। तो हम अपने सोर्स को आइडेंटिफाई आज कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि मैक्सिमम लोग बहुत सारे ईयर्स अपने खराब करते हैं गलत सोर्सेस के साथ जूझने की वजह से। मींस देखो, सिंपल फंडा है, ये एक नॉलेज का फेज है, ये एक इंटरनेट का फेज आ चुका है जिसमें नॉलेज फ्री हो चुकी है। तो यूट्यूब पे हजारों सब्जेक्ट के हजारों वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कि इतना सब कुछ फ्री है लेकिन ये नहीं पता इनमें से काम का कौन सा है। तो प्लेंटी की प्रॉब्लम है, रेलिवेंट कंटेंट की प्रॉब्लम है। तो अगर आप एक रेलिवेंट सोर्स को लोकेट कर लेते हो और उसी पे अडेयर करोगे, उसी पे स्टिक करोगे, तो ये पेपर निकालना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप है एक सही सोर्स को लोकेट कर लो। तो आइडेंटिफाइंग दिस राइट सोर्स। फिर हम इसके अंदर देखते हैं, जो आइडेंटिफाई कर लिया, फिर एक प्लान बनाया, एंड टू एंड प्लान बनाया। उस प्लान पे अगले 2 साल तक चिपक के बैठे रहो, स्टिक करके रखो उस प्लान को। उस प्लान से बिल्कुल हिलना नहीं है। तो आप देखोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, अभी हमारे कुछ एक सिलेक्शंस हुई हैं, उन लोगों के इंटरव्यूज आएंगे। उन्हीं इंटरव्यूज में हम लोगों ने उनको पूछ किया है कि आप सच सच बताओ कि कितने साल आपको इस तैयारी में लगे। कई सारे लोग सिलेक्शन होने के बाद छुपाते हैं कि मैंने जी 1 साल में कर लिए, 2 साल।
मेरी नजर में बहुत सारे बच्चों ने कम से कम 3 से 4 साल में इस पेपर को क्वालिफाई किया, मिनिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम नहीं बता रहा, मैक्सिमम तो 10 साल भी लगे लोगों को, तो मिनिमम 3 से 4 साल लगे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये पेपर बहुत एफर्ट डिमांडिंग है और टाइम डिमांडिंग है, इन दोनों चीजों में कमी नहीं हो सकती। तो बहुत एफर्ट लगेंगे इस पेपर को निकालने के लिए, दूसरा टाइम ठीक ठाक लगेगा। अब टाइम की क्या परिभाषा है, क्या 10 साल एक ठीक टाइम पीरियड है? नहीं, ये एग्जामिनेशन 2 साल के बाद क्वालिफाई हो जाता है, 2 साल लगेंगे, तो 2 साल से 4 साल मैक्सिमम। तो मेरे को लगता है कि 4 इज दी हायर साइड, अगर आप ठीक से नहीं कर रहे हो, अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हो तो 2 साल में तो निकलता ही है ये एग्जामिनेशन। तो इस तरह का प्रोसेस हम लोगों ने बनाना है। इसी प्रोसेस में इस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी को 4 स्टेज में तोड़ दो, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। तो स्टेप वाइज जब भी हम तैयारी, देखो जब 2 साल हैं तो 2 साल का प्लान कैसे बनेगा, स्टेप वाइज प्लान बनाना पड़ेगा। स्टेप वाइज प्लान के तहत हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी को परस्यू करेंगे। तो 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में क्या है कि हमें अब इसमें हम पढ़ा क्या रहे हैं, हम इसके अंदर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हम इसके अंदर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हम इसमें इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं और हम इसके अंदर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो ये 4 मुख्य सब्जेक्ट हमने 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटीज में पढ़ाए हैं। तो ये आरंभ सीरीज है 6 to 12th क्लास की, जिसमें हमने बेसिक लेक्चर्स कवर किए हैं। इन सीरीज के थ्रू हमने अपने इस पूरे कोर्स को पूरा पढ़ाया है। इसी के अंदर, इसी आरंभ सीरीज में आप लोगों ने क्या करना है, इसमें सारे लेक्चर्स को देखना शुरू कर दो सब्जेक्ट वाइज। उससे क्या होगा, आपके बेसिक एक दफे ब्रश अप हो जाएंगे। और इसको करने में कितना टाइम लेना है, आराम से 60 डेज का टाइम लेना है। 60 डेज कम्स आउट टू बी 2 मंथ्स टाइम फ्रेम आपको आरंभ सीरीज को दे दो तो कोई गलत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर इसके अंदर तकरीबन 50 लेक्चर्स हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकते हैं। 4 सब्जेक्ट आपने देखने हैं, डेली का एक लेक्चर भी देखोगे तो 2 महीने में ये देखे जा सकते हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है, 1 आवर ड्यूरेशन, 1 आवर ड्यूरेशन। तो इस तरह की ये आरंभ सीरीज है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। इसी आरंभ सीरीज में अब आपको बेसिक क्लियर हो गया कि भाई 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी को सिविल सर्विसेज एचपीएस के पर्सपेक्टिव से कैसे कवर करना चाहिए था। तो आपके एक नए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हुई। अब आ गए आप स्टेज 2 के लिए तैयार। अब स्टेज 2 में हम लोगों ने क्या करना है, अब आपको एक राइट सोर्स चाहिए। इसी लिंक के नीचे सिविल्स टाइप की एक किताबों का लिंक है, जिसके अंदर हमने एक नया सेट बनाया है। ये सेट आप देख सकते हैं, 24 बुक्स का सेट है, 24 बुक्स का सेट। और इसी वीडियो के नीचे आपको एक पैकेज दिखेगा जिसका नाम है बिगिनर्स पैकेज। बिगिनर्स पैकेज के अंदर आपको 10 वीडियो का सेट है, जिसमें यह बताया गया है हर स्टेज पे करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, ऑप्शनल का चयन कैसे करें, नोट्स बनाने का सटीक तरीका क्या है, प्रीलिम्स में नोट्स कैसे बनेंगे, मेंस के नोट्स कैसे बनेंगे, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। इस तरह की ये वीडियोस का सेट है बिगिनर्स पैकेज। ये बिगिनर्स पैकेज का लिंक नीचे दिया गया, उस पर क्लिक करके फ्री वीडियोस हैं, इन वीडियोस को आप लोग देखिए। इन वीडियोस से आपको पता चलेगा, तैयारी करने का सही तरीका जान पाओगे। इसी बिगिनर्स पैकेज में इसी वीडियो के नीचे आपको एक लिंक भी मिलेगा, जिसमें 24 किताबों का सेट आप ऑर्डर कर सकते हो। इन किताबों की ब्यूटी क्या है, इसमें 24 बुक्स हैं। इन 24 बुक्स को 3 स्टेजेस ऐसे है, 3 स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज 2 में क्या करोगे, आपकी स्टेज 2 का नाम है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड नोट्स मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग के लिए आपको क्या चाहिए, किताबें। ये जो स्टेज है इसको आराम से 10 मंथ्स to 12 मंथ्स तक आप लेके जा सकते हो। और डेली की ड्यूरेशन कितनी चाहिए, 3 आवर्स डेली ड्यूरेशन, 3 आवर्स डेली। देखो उससे पहले आपको मैंने क्या बोला था कि एनसीईआरटी पढ़नी है आप लोगों ने। तो एनसीईआरटी के अंदर मैंने बोला कि डेली एक लेक्चर देखना है 1 घंटे का, और 1 आवर नोट्स को पढ़ना है, हर लेक्चर के साथ नोट्स अटैच्ड हैं, 1 आवर नोट्स रीडिंग को देना है। तो डेली आप 2 घंटे पढ़ने की आदत डालना शुरू करो। कॉलेज के साथ 2 घंटे ईजी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ आप देखोगे सेकंड स्टेज में आते हैं, जिसमें हम लोग इस किताबों के सेट से 14 किताबों को पिक कर रहे हैं, जिन 14 किताबों को आपको 24 में से 14 किताबों को अगले 1 साल या 10 महीने के अंदर रोज 3 घंटा पढ़ना है और साथ में बनाने हैं नोट्स। तो नोट्स मेकिंग इस टाइम फ्रेम में करोगे और सारे सब्जेक्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब यहां पे डिसीजन आता है, यार सेल्फ स्टडी करेंगे कोचिंग करें। जिसको इजीली किताबें समझ आ रही हैं वो किताबें पढ़े और नोट्स बनाते जाए, क्या बड़ी बात है। जिसको लग रहा है यार ये टफ हो रहा है, इकोनॉमी टफ है, मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, आर्ट्स वाला है, उसको साइंस के सब्जेक्ट और मैथ्स टफ लग रही है, उनको सिंपल फंडा यह है 2-3 महीने देखने के बाद कोचिंग ज्वाइन कर लो। आपको लगेगा कोचिंग आपके प्रोसेस को इजी कर रही है, आपके प्रोसेस को फास्ट कर रही है, आपके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रही है। तो कोचिंग इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। कोचिंग पेपर क्लियर नहीं करवाती,
पेपर क्लियर करवाने में एक फैसिलिटेशन है, एक हेल्प है, फैसिलिटेट करती है कोचिंग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। तो पोटेंशियल आपका होना चाहिए, एफर्ट आपके लगेंगे, तो ये काम आपने करना है। तो स्टेज 2 क्या है? नोट्स मेकिंग टाइमिंग के साथ, लेकिन क्लोजर। टाइमिंग मींस तैयारी रैंडम नहीं हो सकती, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, देयर हैज टू बी ए क्लोजर इन द प्रिपरेशन। तो इस तरह से आप तैयारी को करोगे। स्टेज 3, अब आपने 24 किताबें ऑर्डर करी थी, 24 में से स्टेज 3 के अंदर आती हैं 7 बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड 4 बुक्स फॉर मेंस। स्टेज 3 है जिसमें नोट्स को एनरिच किया जाता है इन किताबों के माध्यम से। अब आपने क्या करना है? प्रैक्टिस एमसीक्यू। इन प्रैक्टिस एमसीक्यू में आप देखिए कितने एमसीक्यू हैं, इसके अंदर 5500 एमसीक्यू दिए हुए हैं 7 किताबों में, हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, एचपीजी के मिला के होगी 7 किताबें। 4 किताबें जीएस 1, 2, 3 एंड एचपीजी के मेंस, ये मिला के होगी 4 किताबें, जिसके अंदर दे रखे हैं 1000 मेंस के क्वेश्चंस और साथ में दिए हैं इनके बहुत बेहतरीन आंसर्स। इसके थ्रू आपके अगले 3 से 4 महीने, अगले 3 मंथ्स आपने क्या करना है? कंटेंट करना है एनरिच। टोटल तैयारी को टाइम कितना हो गया? स्टेज 1 2 महीना, स्टेज 2 10 महीना, स्टेज 3 3 महीना, टोटल तैयारी हो गई 15 मंथ्स प्रिपरेशन। 15 to 18 मंथ्स मान के चल लीजिए, और लीजिए 15 से 18 मंथ में इसको क्लोज करो, तो आपके नोट्स एनरिच हो गए, साथ में आपने इतनी सारी प्रैक्टिस करी जिससे पेपर निकालना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये स्टेज 2 की ये किताबें हैं, इनको कवर करिए। ये एक ही सेट है, इस सेट के अंदर ये 7 किताबें, ये 4 किताबें, और ऑलरेडी आपके पास 13 किताबें पहले आपने कर ली थी, तो टोटल आपके पास जो किताबें हैं वो हो गई 24 बुक्स का ये सेट आपके पास है। इस सेट से आपको एक ही जगह पे पूरी तैयारी करने का मौका मिलेगा। स्टेज 4, जैसे ही 15 महीने हो गए, 18 महीने हो गए, अगले 6 मंथ्स आपने करनी है प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की हमारी एक टेस्ट सीरीज आती है। जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए, आपको लगे अब आपको अपने को एसेस करना चाहिए, देखना चाहिए कितनी तैयारी हो गई है, फिर आपने इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, नए देखिए इसके अंदर 4000 एमसीक्यू और प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं और 700 मेंस के क्वेश्चन और दिए गए हैं। तो इसके थ्रू तकरीबन 10,000 एमसीक्यूज आप कर लोगे बुक्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से, 1700 मेंस के क्वेश्चन कर लोगे। इसके बाहर पेपर नहीं जाता है। 90% पेपर मेंस का इसी पार्ट में से आ जाएगा, जिससे आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। तो तैयारी करने के हम सही तरीके को पहचाने, सही प्रोसेस को पहचाने, तैयारी करने के सही दिशा को पहचाने। ये तैयारी डायरेक्शन और प्रोसेस की है। आप लोगों ने पहले भी आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करके देखा होगा, मेहनत करी होगी, आपने जो कमी महसूस की होगी वो सही प्रोसेस और सही डायरेक्शन की करी होगी, जिसकी वजह से पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो अगर एक एवरेज बच्चे, एवरेज का मतलब है जिसका मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और प्लानिंग एवरेज है, उसके लिए पेपर निकालना सरल हो जाता है अगर उसके हाथ में ये प्लान तैयार हो जाए, क्योंकि एफर्ट वो डाल रहा है, हार्डवर्क वो डाल रहा है, लेकिन केवल हार्डवर्क विदाउट डायरेक्शन विल टेक यू टू नोवेयर। सिंपल फंडा, बहुत मेहनत करोगे लेकिन दिशाहीन होंगे, कहीं पेपर नहीं निकलता। तो इसीलिए ये पेपर डायरेक्शन का ज्यादा पेपर है, प्लानिंग का पेपर है। तो इस प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करो, कोई बड़ी बात नहीं, प्लान ऑफ एक्शन को एग्जीक्यूट करो, टाइमलाइंस को मैच करो और उसके हिसाब से पेपर की तैयारी करते चले जाओ। इसके अलावा अगर आप, आपके पेरेंट्स किसी भी प्रकार की बात करना चाहते हैं, तैयारी को परस्यू करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करके भी परस्यू करना चाहते हैं, तो ये मेरा नंबर है, आप इसी नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। विनय जोशी मेरा नाम है, मैं सिविल स्टैप में मेंटोरिंग का काम देख रहा हूं, राइट। तो यहां आप मेरे साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो। क्लियर? चलिए, थैंक यू एवरीवन।